नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी पेपर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 100% CDP के पेपर में आएंगे ही। जो मैं आपको आज कीवर्ड बताने वाली हूँ वो सभी आपको देखने को मिलेंगे CDP के पेपर में, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, रात्रि को 9 बजे आपको चैनल से कनेक्ट हो जाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। चलिए आइए हम लोग कीवर्ड देख लेते हैं क्या क्या है और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट कीवर्ड जो है अधोगामी। अधोगामी क्या होता है? क्या आप जानते हैं अधोगामी के बारे में? कोई आपको कहेगा अधोगामी विकास, क्या आप समझ जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, अधोगामी का हिंदी मीनिंग में, हिंदी तो है ही, इसका सरल भाषा के रूप में हम लोग समझते हैं। अधोगामी कहने का अर्थ हुआ शरीर के केंद्र से बाहर की ओर की विकास, ठीक है। यानी कि शरीर का एक केंद्र है, यहाँ से बाहर की ओर जब विकास होगा इसी को कहेंगे अधोगामी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, शीर्षगामी है। शीर्षगामी यानी होता है सिर से पैर की ओर विकास, यानी कि यहाँ पे सिर है, सिर से पैर की ओर विकास होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षगामी कहेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट जो है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्व परंपरागत या फिर प्रथापूर्व या फिर पूर्व रूढ़िगत, ये बात आपको कहीं भी देखने को मिले, सभी का मीनिंग एक ही होता है। पूर्व परंपरागत कहे या फिर प्रथापूर्व कहे या फिर पूर्व रूढ़िगत कहे, ये सब बात एक है। कहीं पे पूर्व परंपरागत देगा तो ये दोनों नहीं देगा। और जेंडर रूढ़िवादिता को समझते हैं या फिर जेंडर पक्षपात, ठीक है। ये क्या होता है? दोनों एक ही वर्ड है। जेंडर रूढ़िवादिता कहे तो या फिर जेंडर पक्षपात कहे तो, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें जहाँ भेदभाव वाला बात आएगा वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता आपका आंसर जाएगा, या फिर ऑप्शन में जेंडर पक्षपात, ठीक ठीक है। अगर रूढ़िवादिता और पक्षपात दोनों दे दिया तो आपको रूढ़िवादिता को मानना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यानी होता है सृजनात्मक। अपसारी चिंतन यानी कि बहुत सारा, एक बार में, मतलब कि जो बच्चा होता है बहुत तेजी से सोचता है, वो किसी भी चीज़ का सृजन करता है यानी निर्माण करता है किसी भी चीज़ को सोचकर, उसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। यानी अपसारी चिंतन वाले बच्चे कैसे होंगे? सृजनात्मक होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। अब देखिए अभिसारी चिंतन, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे अपसारी अभिसारी। अपसारी यानी होता है एक बिंदु से बाहर की ओर बहुत सारे किरणें, आप अपसारी किरणें पढ़े होंगे अभिसारी फिजिक्स में। थोड़ा सा मैट्रिक वाली बात याद कीजिए आप, 10th वाली। और अभिसारी यानी कि एक ही बिंदु पर बहुत सारी किरणें आकर मिलेगी, ऐसा आप पढ़े थे ना? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसा पढ़े थे, अपसारी और अभिसारी? तो देखिए यहाँ पे अपसारी यानी सृजनात्मक होता है बहुत सोच वाले विद्यार्थी, जो एक एक पॉइंट पे बहुत सारे सोचते हैं, एक बार में बहुत सारे पॉइंट के बारे में सोच लेते हैं। और अभिसारी चिंतन वाले जो बच्चे होते हैं, जहाँ वो फोकस करेंगे वहीं पे करेंगे पूरा, इसलिए वो जो है अभिसारी चिंतन वाले विद्यार्थी जो है वो सृजनात्मक नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अपसारी चिंतन वाले सृजनात्मक होंगे, अभिसारी वाले सृजनात्मक नहीं होंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब जो अब मैं आपको बता रही हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो उसमें बहुत ही ये काम आएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको करके बताऊंगी भी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पे
अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी होता है आवश्यकता। क्वेश्चन में अगर अभिप्रेरणा रहे और ऑप्शन में कहीं आवश्यकता आपको देखने को मिले तो आवश्यकता वाले ऑप्शन को आप मार्क कराइएगा तो आपका सही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या जाता है, बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का अर्थ हुआ यानी कि पुरस्कार दंड, यानी कि कोई बच्चा पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है तो वो हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, और कोई बच्चा दंड से बचने के लिए पढ़ता है वो भी हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। ऐसा आप में भी हुआ होगा कि मैं पुरस्कार जीतूंगा या फिर अच्छे अंक के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत हुआ, बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। ये बच्चा आज पढ़ेगा कल नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा ज़्यादा दिन तक नहीं काम करता है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा जो है, यहाँ पे देखिए आंतरिक प्रेरणा, ये जो होता है रुचि जिज्ञासा, ये खुद से प्रेरित होता है। आंतरिक यानी अंदर से प्रेरित होता है बच्चा। जब बच्चा अंदर से प्रेरित होगा तो उसमें रुचि होगा, पढ़ने की रुचि होगी या फिर कोई काम करने की रुचि होगा, और उसमें जिज्ञासा होगा कि मैं ये करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये सब आएंगे, थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही क्लियर ढंग से, बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए मूर्त। मूर्त यानी होता है प्रत्यक्ष, यानी सामने में, यानी बच्चे को, कोई बच्चे को 1 to 5 के लिए बच्चे को अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे मूर्त, जब आप उस पर यानी प्रत्यक्ष रूप से जब उसे पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चे को आप पर्यावरण के बारे में पढ़ाइएगा, पेड़ से संबंधित कोई बात, तो आप उसको फील्ड में, विद्यालय के फील्ड में पेड़ होंगे उसको दिखा कर पढ़ाइएगा, तो बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेगा, सामने से देखेगा और उसका अवलोकन करेगा, उसमें जो विकास है वो तेज़ी से होगा, ठीक है। तो 1 to 5 के लिए मूर्त जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। मूर्त का अर्थ हुआ क्या, प्रत्यक्ष यानी सामने में। और अमूर्त का क्या अर्थ हुआ, अमूर्त मतलब क्या होता है, यानी सामने में नहीं। अगर आप बच्चे को कहिएगा कि फलाने चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है, अगर सोचने के लिए कह देते हैं कि 1 to 5 का बच्चा अगर हवाई जहाज़ नहीं देखा होगा, अगर आप उसके बारे में बता रहे होंगे तो वो तो सामने में है नहीं, कैसे बता सकते हैं, तो वो तो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अमूर्त, अमूर्त चिंतन हो गया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, संज्ञान। संज्ञान होता है जानकारी, आपके पास जो भी जानकारी है उसको क्या कहेंगे, संज्ञान कहेंगे, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। अधिगम का क्या अर्थ होता है, सीखना या सिखाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मिलेंगे, क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यहाँ पे देखिए समाजीकरण। समाजीकरण दो तरह का होता है, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा जो होता है द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आ जाएगा, आस पड़ोस आ जाएंगे प्राथमिक समाजीकरण में, और द्वितीयक समाजीकरण में आपका विद्यालय या फिर मीडिया आएंगे, ठीक है। ये हो गया प्राथमिक, और द्वितीयक में विद्यालय और मीडिया, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन जब आप कीजिएगा तो ये सब बात क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसका अर्थ ही जानिए कि इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ जानने के बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आत्म समायोजन यानी कि परिवर्तन होता है, बदलाव, परिवर्तन या फिर बदलाव होगा। योजन, आप पढ़िए, इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िए ताकि आपको बात याद हो जाए। समायोजन, योजन यानी आप समझ लीजिए जोड़ना, ठीक है। जो जानकारी है उसमें नई जानकारी को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपके जानकारी में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को समायोजन यानी क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव, ओके। आइए नेक्स्ट जो देखते हैं क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन या फिर इसको क्या कहते हैं, समयीकरण। अनुकूलन या समयीकरण दोनों का अर्थ एक ही हुआ, और इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अनुकूलन कहे तो या फिर समयीकरण कहे तो दोनों का अर्थ क्या होगा, पर्यावरण के साथ संतुलन कर लेना। जिस पर्यावरण के साथ अगर आप या एक जगह से दूसरे जगह
जाते हैं तो उसी पर्यावरण में आपको ढलना पड़ता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं समयीकरण। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब आता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या होता है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड कर लेना आत्मसातकरण कहलाता है। आत्मसातकरण क्या कहलाता है? आपके पास पुरानी जानकारी है, यानी कि अगर कोई बच्चा जो है वो बिल्ली को देखता है और बिल्ली जो है वो उसके पास 4 पैर है, एक मूंछ है, मुंह है, नाक है, कान है, ये सब जो है बच्चा जब देखता है उसको अवलोकन करता है तो ये जो म्याऊं म्याऊं करके बोलती है तो उसको समझ लेता है क्या कि ये बिल्ली है, ठीक है। और दूसरा जानवर को जब देखेगा, यानी कि मान लीजिए एक कुत्ता है, कुत्ता जब उसके भी 4 पैर हैं, पूँछ है, एक मुंह है, तो बच्चा जो है उसमें देखेगा कि ये जानवर कैसा है, ये जानवर कैसा है, ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है, ये भों भों कर रहा है। तो बच्चा जो है वो अपना अवलोकन करके अपनी पुरानी जानकारी में ये ऐड कर लेगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 4 जिसके पैर हो, जिसके मूँछ हो, पूँछ हो, वो बिल्ली ही हो, वो कुत्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चा जो है क्या कर रहा है, पुरानी जानकारी में अपनी नई जानकारी को ऐड कर रहा है। इसी को क्या कहेंगे? आत्मसातकरण कहेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, पार। पार क्या होता है? पार यानी होता है ढांचा या संकेत या फिर इशारा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोई टीचर है जो बच्चों को पार के माध्यम से उसकी ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार के माध्यम से यानी कि इशारा से, संकेत से, ठीक है, इसको ढांचा भी कहते हैं। तो पार का अर्थ जो हुआ वो ढांचा हुआ, संकेत हुआ या फिर इशारा, तीनों बात दे सकता है। तीनों बात नहीं देगा, आपको पार ही देगा, तो आपको समझना क्या है? इशारा, संकेत, ये सब समझना है। और जहाँ भी पार आएगा वो वाइगोत्स्की का जाएगा, ठीक है, वाइगोत्स्की का जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अन्वेंशन। अन्वेंशन का अर्थ होता है खोज। अन्वेंशन यानी कि कोई बच्चा अन्वेंशन कर रहा है, यानी कि वो खोज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए संवेग। संवेग में प्यार, डर, गुस्सा तीनों आता है। संवेग में क्या आता है? प्यार, डर, गुस्सा। अब नेक्स्ट देखिए स्व अभिप्रेरणा। स्व अभिप्रेरणा जो होता है वो खुद से प्रेरित, मैं अभी बताई हूँ आपको। खुद से प्रेरित जब होगा तो बच्चा में क्या होगा? रुचि होगा, जिज्ञासा होगा, तब वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएगा। ओके, एगो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को ही क्या बोलते हैं? स्व अभिप्रेरणा बोलते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को ही बोलते हैं क्या? स्व अभिप्रेरणा। ओके, इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको बताई हूँ अभिसारी और अपसारी। अभिसारी में सृजनात्मक आएगा और अपसारी में सृजनात्मक आएगा और अभिसारी में केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण कहाँ आएगा? अभिसारी में। अभिसारी में क्या होगा? केंद्रीकरण। इसमें कहता है क्या? सारी विशेषताओं को छोड़कर बच्चा जो है एक ही बात पर फोकस करेगा। तो अभिसारी का मतलब भी तो मैं यही बताई हूँ कि कोई बच्चा है एक बात को लेकर बैठा है और उसी पे फोकस कर रहा है, सारी चीज़ों को छोड़ दिया, भूल बैठा और एक ही चीज़ पे वे फोकस कर रहा है, उसी को अभिसारी चिंतन भी कहते हैं या फिर केंद्रीकरण भी कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं वेधन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेधन। वेधन वर्ड जो है वो बहुत ही निगेटिव वर्ड है।
इस वर्ड को आपको मारना भी नहीं है। अगर ऑप्शन में आ जाए वेधन या फिर ड्रिल, दोहराव, ये सभी जो वर्ड हैं कभी भी सही नहीं जाते हैं। इसमें ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो उस ऑप्शन को टच भी नहीं कीजिएगा। अगर पॉजिटिव आंसर देना होगा तो, अगर निगेटिव आंसर देना होगा तो ये तो बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है? तो सीखने के अनुकूल माहौल को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी समुदाय के जो स्टूडेंट होंगे वे एक कक्षा में साथ में रहकर एक माहौल के साथ पढ़ेंगे, उसी को समावेशी शिक्षा कहेंगे। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग पक्षपात नहीं होगा, इसी के अंतर्गत क्या आएगा? समावेशी शिक्षा होगा। ओके, नेक्स्ट जो है प्रतिस्पर्धा जो होता है कंपटीशन, उसका इंग्लिश होता है। ये भी जो वर्ड है वो कभी सही नहीं जाता है, प्रतिस्पर्धा वाली बात सही नहीं जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मूर्त अमूर्त। बच्चा जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर सीखता है। बच्चा, अगर आप किसी बच्चा को किसी चीज़ के बारे में बताइएगा तो पहले उसको सामने में रख कर, सामने में आँख के सामने दिखाते हुए उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उससे अप्रत्यक्ष रूप से या फिर अमूर्त रूप से जब आप उसे पढ़ाइएगा या फिर समझाइएगा कल्पनात्मक चीज़, यानी कि जैसे कि सोचो अगर ये ऐसा होता तो कैसे, तो वो जो है उसका जो माइंड है वो मूर्त से अमूर्त की ओर ढल चुका है। तो बच्चा जो है किस तरह से सीखता है? मूर्त से अमूर्त की ओर सीखता है, ठीक है। और सरल से कठिन की ओर, यानी कि सबसे पहले बच्चा को सरल चीज़ सिखाएंगे, यानी आसान चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद क्या? कठिन, जटिल वर्ड, ठीक है। तो बच्चा क्या सीखता है? सरल से जटिल, अस्थानिक से वैश्विक और अस्थूल से सूक्ष्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे अस्थूल और सूक्ष्म को देख लेते हैं कि क्या होता है अस्थूल और सूक्ष्म। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। अस्थूल कौशल क्या होता है इसके बारे में जानिए। जिसमें शरीर का बड़ा मांसपेशियाँ काम करे, शरीर का बड़ा मांसपेशियाँ काम करे, वो क्या कहलाता है? अस्थूल कौशल। इससे क्लियर नहीं होगा तो आप समझ लीजिए इन एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि फुटबॉल को किक मारना, फुटबॉल को किक मारिएगा यानी लात से मारिएगा तो पैर जो है, पैर क्या है? शरीर का बड़ा मांसपेशियाँ है, तो यहाँ पे बड़ा मांसपेशियाँ काम किया, यानी कि फुटबॉल को किक मारना, ये बड़ा मांसपेशियाँ काम किया, तो क्या हो जाएगा? ये अस्थूल कौशल के अंतर्गत आएगा। एक पैर पे खड़ा रहना, पैर जो है बड़ा मांसपेशियाँ हो गया, तो ये भी जाएगा अस्थूल कौशल में। दौड़ना, पैर से आप दौड़ेंगे, भागना ये भी पैर से ही होगा। एक्सरसाइज करना, बॉडी के हर पार्ट से आप एक्सरसाइज करेंगे, हैंड, पैर, ये सब तो हो चुका। ये सब किस कौशल के अंतर्गत आएंगे? तो अस्थूल कौशल के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में आपको दे देगा और पूछेगा भी, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन सभी टॉपिक पे। अब आइए देखते हैं सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल में जो है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ काम करती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ जब काम करे तो वो सूक्ष्म कौशल कहलाता है। जैसे कि लिखना, धागे में मोती पिरोना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, यानी कि एक वर्ड में आप समझ लीजिए जिस सूक्ष्म कौशल में आपका जो अधिकांश आप यूज करेंगे वो उंगली का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए उंगली से ही आप लिखेंगे, धागे में मोती अगर आप डालेंगे तो वो भी उंगली के माध्यम से ही, चित्र बनाएंगे तो उंगली के माध्यम से ही, मूर्ति बनाएंगे तो उंगली के माध्यम से। तो यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है उंगली। सूक्ष्म कौशल में आपका क्या आएगा? उंगली। और एग्जाम्पल ध्यान दे दीजिए, लिखना, धागे में मोती पिरोना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब आ जाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक के अंतर्गत विद्यालय आता है। आइए औपचारिक को डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? नियमित शिक्षा कहा जाता है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है तथा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपका विद्यालय आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। जहाँ पे फिक्स वाली बात हो, पहले से ही उसका जो ढंग है वो निश्चित किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा? औपचारिक शिक्षा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में आएगा परिवार। समझिए अनौपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे अनियमित, आकस्मिक और अविविध शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह होता है जो अन्यास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्ण नियोजित नहीं होता है। इससे जो है परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस के खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थान पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आपको परिवार से, समाज से मिलेगा और औपचारिक शिक्षा जो है वो आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है परिपक्वता। परिपक्वता जो है वो एज से संबंधित है और परिपक्वता शब्द जो है वो पियाजे से संबंधित है। जिस क्वेश्चन में पियाजे का बात पूछा जाए और उसमें ऑप्शन में परिपक्वता रहे तो परिपक्वता वाला आंसर आप कीजिएगा, 100% सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट संक्रिया। संक्रिया में आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग आते हैं। संक्रिया में जोड़, घटाव, गुना, भाग आते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए मानक। मानक वर्ड जो है, मानक का इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड। मानक वर्ड हमेशा गलत होता है। क्वेश्चन अगर ऑप्शन में रहे मानक वर्ड तो ऑप्शन वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हतोत्साहित। हतोत्साहित कहने से अर्थ क्या हुआ? किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को नीचा करना। तो हतोत्साहित किसी भी बच्चा के साथ नहीं करना है। हतोत्साहित वर्ड भी गलत जाता है। हतोत्साहित वर्ड बच्चे के लिए बहुत ही गलत बात है। जहाँ भी आप ऑप्शन में देखिएगा तो इसको नहीं मारिएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो होता है आपस में बातचीत। आपस में बातचीत ये जो है वो समाज के अंतर्गत आएगा अंतःक्रिया। और ये समाज जो है वाइगोस्की के अनुसार कहा गया है। समाज का जो संबंध है वो वाइगोस्की का है। मैं सभी लेखक के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। पहले आप इस कीवर्ड को जान लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि वहाँ पे मैं जब समझाऊं तो कोई दिक्कत ना हो। अंतःक्रिया जो है, अंतःक्रिया कहने का अर्थ हुआ क्या? आपस में बातचीत करना। इतना ही बात को आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट जो है संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य जो है किसी भी ऑप्शन में आप देखिएगा, वहाँ पे अगर आपको संकीर्ण उद्देश्य मिल जाए आप सही करिएगा, आपको 100% सही जाएगा आंसर, ओके। अगर आप चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, ओके। यहाँ पे देखिए स्कीमा। स्कीमा जो होता है एक सूचना का छोटा पैकेज होता है। ये पियाजे साहब ने कहा है, जिन पियाजे साहब ने ऐसा कहा है कि ये स्कीमा जो है वो सूचना का एक छोटा पैकेज है। आपको
इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब मैं कराऊंगी। अब यहाँ पे देखिए वो था स्कीमा और ये है स्कीम। स्कीम का अर्थ होता है योजना। फलाने स्कीम के तहत यानी योजना के तहत ये बात आया, यानी कि आप बात किसी के द्वारा सुनते होंगे या फिर अपने बोलचाल के भाषा में प्रयोग भी करते होंगे, ठीक है। तो स्कीम का जो अर्थ होता है वो योजना होता है। अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक का अर्थ होता है यानी कि दूसरों के बारे में। अंतःवैयक्तिक यानी दूसरों के बारे में, और अंतरावैयक्तिक होता है खुद के बारे में। अगर कहेगा कि कोई बच्चा दूसरे के मन के बात जान लेता है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? दूसरों को मन के बात को जानेगा अगर बच्चा तो वो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा, और खुद के मन के बारे में बात जानेगा तो क्या होगा? अंतरावैयक्तिक। ये छूट गया है, आप लिख सकते हैं अंतरावैयक्तिक, आप नोट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है खंडीकरण। खंडीकरण जो होता है, खंडीकरण करने का अर्थ हुआ खंड करके, यानी समूह में कर करके लंबा लेटर को याद कर लेना। यहीं पे ये बात कहा गया है, जैसा कि आप कोई नंबर ही याद करते होंगे, मान लीजिए कि ये आप नंबर है 10 डिजिट का नंबर होता है, अगर आप नंबर ही याद किए होंगे तो उसको खंड बाई खंड करके याद किए होंगे, 99 39 42 इस तरह से। तो ये ही हो गया खंडीकरण, यानी कि लंबे लेटर के समूह को खंड करके यानी समूह बाई पार्ट करके आप उसे याद रखते हैं, उसी को क्या कहेंगे? खंडीकरण कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आंकड़ा, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आंकड़ा देखने को मिले और ऑप्शन में सर्वेक्षण रहे या फिर प्रबंधन रहे, उसी को मारिए, आपका आंसर 100% सही जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब आइए नेक्स्ट जो है समाईकरण। समाईकरण क्या होता है? समाईकरण जो है अनुकूलन, यानी कि पर्यावरण के साथ संतुलन। पर्यावरण के साथ जब आप अपना संतुलन बना लेंगे उसी को क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे या फिर समयीकरण कहेंगे। ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वृद्धि। वृद्धि जो होता है वो शरीर का होता है। वृद्धि किस चीज़ का होता है? शरीर का होता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई में, ठीक है। और जब विकास की बात करें, विकास, तो विकास जो होता है वो माइंड का होता है, दिमाग का विकास होगा, ना कि वृद्धि। वृद्धि माइंड का वृद्धि नहीं होता है, माइंड का विकास होता है। और शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर का वृद्धि होता है, ठीक है। इस बातों को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश क्या होता है? थोड़ा ऊंच थोड़ा कुछ, जहाँ भी देखे बोधगम्य निवेश होगा। और बोधगम्य निवेश जो है वो स्टीफन क्रिप्सन के द्वारा दिया गया है। इन बातों को ध्यान दीजिए। मैं सभी वैज्ञानिक के बारे में आपको बताऊंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट बच गया है आपका, बच्चों का विकास जो होता है, बच्चों में विकास वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में दे देगा या फिर कुट में दे देगा बच्चों का विकास गुणात्मक होता है तो वो गलत जाएगा, या फिर ये भी दे देगा बच्चों का विकास मात्रात्मक होता है तो ये भी गलत जाएगा। और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है तो ये बिल्कुल सही जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बच्चे का जो विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ना कि केवल एक। इसमें से कोई एक देगा तो गलत जाएगा। सभी बातों को ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CDP के क्वेश्चन लेकर आऊँगी इसी पे आधारित, जो कि आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाए। अभी तक के लिए आप इसको याद रखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर ये वर्ड आएगा तो मैं क्या समझूंगी, जैसे कि मैं आपको पार बताई हूँ, पार का अर्थ क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पार का क्या अर्थ बताई हूँ? पार का अर्थ जो होता है इशारा। इशारा, किसी को आप इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वो हो गया, उसको क्या कहेंगे? पार, ठीक है।
इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन एक पल में ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो करना हो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।